स्टूडेंट्स, मैं राजेश तिवारी और ये मेरा चैनल आरटी केमटेक सपोर्ट। इस चैनल के लिए मैं इस समय आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ एसिड एंड बेसिस के बारे में अपने चैनल के लिए। तो ऑलरेडी तीन पार्ट में बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। एसिड एंड बेस का पूरा मैंने चैप्टर ही वही उठाया है जो एज पर एज पर CSIR नेट और गेट है, ठीक है। और जो भी कंपटीशन एग्जाम है सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा एसिड एंड बेस पार्ट 4 का, ठीक है। एसिड एंड बेस पार्ट 4 में सबसे जो अब तक हम अगर चैप्टर देखें, 3 लेक्चर अगर आप मेरे पुराने उठा करके देखें तो उसी का कंक्लूडिंग पार्ट अभी ये दोनों चल रहा है आगे की तरफ। तो एक उसमें क्वेश्चन बना हुआ है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी HNO3, H3PO4 और H2SO4। ये तीन के तीन आपको दिए हुए हैं और इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में हमको रखना है। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद वीक एंड देन उसके बाद वीक। तो अब तक जो हम लोग मेथड यूज करते आए हैं उसमें से 2 मेथड्स हम यूज करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले है ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड। तो आइए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। जैसे ये है आपका HNO3, तो इसके लिए H के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए 1 प्लस नाइट्रोजन के लिए X प्लस ऑक्सीजन के लिए हम यूज करते हैं -2, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाएगा 1 प्लस X माइनस 6 is equal to 0, then finally x is equal to 5। वैसे इसके लिए H2SO4 के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस सल्फर के लिए x, सेंट्रल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, माइनस मैं डायरेक्ट कर रहा हूं -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 8 is equal to 0, then finally x is equal to 6। वैसे इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस x माइनस 2 इंटू कितने हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां पर भी रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस x minus 8 is equal to 0 and then finally x is equal to 5। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कॉमन देखें तो यहाँ पे 2 चीजें कॉमन है, ठीक है। एक HNO3 में x का ऑक्सीडेशन नंबर 5 यहाँ पर कॉमन आया और एक यहाँ पर H3PO4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर 5 आया। मतलब ये 2 इक्वल हो गए, लेकिन 6 हमारा H2SO4 का जो इन दोनों से ज्यादा है। तो सबसे पहले हमारा जो पोजीशन आ जाएगी वो आ जाएगी H2SO4 की। मतलब H2SO4 इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू दीज टू। तो आवर आंसर विल बी H2SO4 इज ग्रेटर है। अब इन दोनों में से हम किसको लिखें, क्योंकि दोनों के लिए 5 इक्वल है। जब दोनों के लिए 5 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमने इससे पहले मैंने भी बताया था फॉर्मूला, उसको फिर मैं एक बार बता देता हूं। वो फॉर्मूला है यहाँ पर जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एसिडिक स्ट्रेंथ is equal to number of double bonded oxygen, number of double bonded oxygen upon number of OH bonded, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 सबको सॉल्व कर लेते हैं एक बार।
तो सबसे पहले H3PO4 के लिए निकाल लेते हैं, सॉरी HNO3, सबसे पहले HNO3। तो इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितना है 1, OH कितना है 1, फाइनली आंसर 1। ये बना हमारा HNO3 के लिए। H3PO4 के लिए देख चेक करते हैं। H3PO4 के लिए इक्वल साइन, H3PO4 के लिए देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन बॉन्डेड कितना है 1, OH बॉन्डेड कितना है 1, 2 एंड 3, सॉरी ये 1 है, मैंने 0 कर दिया यहाँ पर 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाय आई थिंक 0.33, ठीक है। और इसी तरह से H2SO4 एक हमारा बचा H2SO4 के लिए, तो उसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। H2SO4 के लिए नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 डिवाइडेड बाय 2, फाइनली 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि अब 2 के लिए 1 आ गया तो इसमें भी प्रॉब्लम तो नहीं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में जो हाईएस्ट होगा वो हाईएस्ट पे चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बाकी के जो बचे हुए हैं जिनमें सेम ऑक्सीडेशन नंबर है उनको कंपेयर कर लेंगे। तो उनको जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि HNO3 के लिए 1 आया, जबकि H3PO4 के लिए हमारा 0.33 आया। तो हमारा सेकंड पे आ जाएगा H2SO4 इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू HNO3, sorry HNO3, and HNO3 is more acidic than in comparison to H3PO4, ठीक है। This will be answer। तो यहाँ पे दो मेथड हम यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ OH बॉन्डेड, उससे करेंगे। जिसकी रेशियो जाए होगी वो हाई पे चला जाएगा, जिसका लेस होगा वो लास्ट में। तो जो हमारे सीरीज निकल के आई H2SO4 HNO3 देन H3PO4, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा सा मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने कहा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, एसिड बेस में ही आता है ये भी। अंडर विच कंडीशन H2SO4 बिहेव एज अ बेस। अब तक जैसे हम इनको जानते हैं HNO3, H2SO4, H3PO4, all are the acidic in nature, but in certain condition these molecule can works as a base too, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कि H2SO4 एक रिएक्शन है, H2SO4 H2O then H3O then HSO4 बाइसल्फेट आया। जैसे यहाँ पर H2SO4 एसिड है, H2O हमारा बेस हो गया। अब इसमें से निकले हुए ऑक्सीजन, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ और H3O के साथ अटैच होकर H3O बना दिया, H3O प्लस एंड देन HSO4 माइनस एंड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H2SO4 ये H2O इन कंपैरिजन टू H2SO4 की पावर सबसे ज्यादा है टू रिलीज द प्रोटॉन। हमारा जो अभी तक का कॉन्सेप्ट यही हमें बता रहा है कि जो जितनी आसानी से प्रोटॉन को रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। तो इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो H2SO4 आसानी से प्रोटॉन रिलीज कर देगा, लेकिन जब यही H2SO4 किसी ऐसे के साथ हम रिएक्शन कराएं जो उससे भी अच्छी पावर रखता हो टू डोनेट द प्रोटॉन, तो उसमें से एक हमारा आता है हाइड्रोजन टेट्राकिस बाइसल्फेट बोरेट, हाइड्रोजन टेट्राकिस बाइसल्फेट बोरेट थर्ड आयन, जो इसमें थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो ये मॉलिक्यूल ऐसा है जो H2SO कंपैरिजन टू H2SO4 इजीली प्रोटॉन को डोनेट करता है। दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज वर्क्स एज अ एसिड and in the comparison of this molecule H2SO4 works as a base। लेकिन अब तक जो हमको पता था कि H2SO4 एसिडिक इन नेचर, लेकिन H2SO4 भी वो काम कर सकता है एज अ बेस। तो यहाँ पूरी मैंने रिएक्शन लिखी है, H in coordinate sphere B HSO4 then whole 4 plus H2SO4। अब ये H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन भी मैंने किया हुआ है, ये H2O के साथ H3O में कन्वर्ट हो, वही H2SO4 यहाँ पर H3SO4 में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसके प्रोटॉन को लेकर के रिएक्शन दे रहा है। तो आसानी से यहाँ पर इसने हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन को डोनेट किया, जिसकी वजह से दिस वन इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू H2SO4, ठीक है। तो अब जो आपका कॉन्सेप्ट बना वो कॉन्सेप्ट ये बना कि H2SO4 एसिडिक है, नो डाउट, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम लाते हैं हाइड्रोजन टेट्राकिस बाइसल्फेट बोरेट थर्ड के अगर कंपैरिजन में लाते हैं तो H2SO4 इज वर्क्स एज अ बेस, ठीक है। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं अगली स्लाइड में।
फ्रेंड ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हमें आगे बढ़ना है। एसिड बेस पार्ट 4 में चल रहे हैं, तो हमारा आ गया सॉल्वेंट सिस्टम और ऑटो आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। तो इसमें से पहला है एक लेवलिंग इफेक्ट और दूसरा डिफरेंशिएशन इफेक्ट आता है, तो वो भी हम देखेंगे उसको भी। तो जैसे यहाँ पर है लेवलिंग इफेक्ट, या इसको कहते हैं लिमिटेड इफेक्ट। देखिए कई बार होता क्या है कि जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हमारा सॉल्वेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे सॉल्वेंट के तौर पे हम कई बार रिएक्शन अपने जैसे लैब में हम अगर अपनी रिएक्शन कराते हैं तो कई बार सॉल्वेंट सिस्टम हमारा वाटर होता है, या फिर हम कोई दूसरे सॉल्वेंट सिस्टम यूज करते हैं, जैसे अमोनिया यूज कर लिया है, या ऑक्जेलिक एसिड यूज कर लिया है, सॉरी अमोनिया यूज कर लिया, या सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लिया, या एसिटिक एसिड यूज कर लिया, या डिफरेंट है जैसे पैट ईथर यूज कर लिया। बहुत सारे सॉल्वेंट है जिसमें हम अपनी रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं और अपने प्रोडक्ट को गेन करते हैं। तो जैसे होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर हमको देखना है लेवलिंग इफेक्ट, और यू कैन से लिमिटेड इफेक्ट। लिमिटेड इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो हम रिएक्शन करा रहे हैं उसको लिमिट कर दे, मतलब उसकी एक सीमा निर्धारित कर दे, या यू कैन से आप कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर दे। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि ये रिएक्शन दो तरह की है, इन H2O एंड इन लिक्विड NH3। इन H2O मतलब एक्वस मीडियम में ही होगा सारा का सारा, ये सारी रिएक्शन एक्वस मीडियम में ही होगा। अब मैंने लिखा नहीं, लेकिन फिर भी आप इस चीज को जानिए कि ये रिएक्शन हमारी एक्वस मीडियम में ही चल रही है। तो हमने दो तरह की रिएक्शन ली है, इन H2O एंड इन लिक्विड NH3। अब देखिए H2O में HCl है, हमको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, H प्लस Cl माइनस। वहीं पर हमने ऑक्जेलिक एसिड ले लिया, हमको पता है ये वीक एसिड है, ये आयनाइज हो रहा है, COO 2 नेगेटिव आयन प्लस 2H प्लस आयन। या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले ले जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता हो, या फिर जो डिफरेंशिएट कर दे, या जिसकी कंप्लीट मतलब से वाटर में कंप्लीट आयनाइज ना हो पाता। तो वहां पर क्या होता है कि अगर ये कंडीशन बन रही है तो इसमें से दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारी जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं कोई दूसरा कोई ऐसा सॉल्वेंट ले ले जो किसी भी तरह का एसिड हो और उसको कंप्लीटली आयनाइज कर दे, दैट इज द लेवलिंग इफेक्ट। उसमें हमारा आता है, जैसे हमारा आता है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया देखिए, पहला हमने लिया HClO4 प्लस NH3 कन्वर्टेड टू ClO4 नेगेटिव NH4 प्लस आयन। मतलब हर केस में आपको देखेंगे, यहां पर हर केस में आपको NH4 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन, कंप्लीटली मतलब आफ्टर आयनाइजेशन कंप्लीटली हमको हर रिएक्शन में ये गेन हो रहा है। जैसे HNO3 प्लस NH3, NO3 माइनस आयन, NH4 प्लस आयन, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 प्लस NH3 कन्वर्टेड टू NH4 प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन। वहीं ऑक्जेलिक एसिड, अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे मैंने लिखा है इसको स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन इसी ऑक्जेलिक एसिड को जब हम रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है वीक एसिड। इट मींस हुआ क्या, हुआ यहाँ पर ये कि वाटर के अंदर इसकी प्रॉपर्टी लिमिटेड हो गई। लिमिटेड मतलब कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पा रहा, लेकिन वहीं अगर हम इसको अमोनिया में लेके आ रहे हैं तो उसकी कंपैरिजन में ये क्या कहते हैं कि इजीली रिएक्शन कर रहा है। और अब तक का जो भी हमारा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि अगर कोई मॉलिक्यूल आसानी से अपने प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दैट इज द एसिड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अपना क्या कहते हैं H डोनेट कर रहा है, लेकिन ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा। सम पार्ट ऑफ molecules are as such remain, that's why this is called as weak acid। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा। क्यों? क्योंकि अमोनिया एज ए सॉल्वेंट इसके साथ रिएक्शन करके COO नेगेटिव मतलब कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को कंप्लीट, अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 के 100 आयनाइज्ड हो जा रहे हैं। जो इसको इन कंपैरिजन अमोनिया में ऑक्जेलिक एसिड विल वर्क्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि इसके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल कंप्लीट आयनाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर अमोनिया क्या हुआ, अमोनिया लिक्विड अमोनिया एक तरह का लेवलिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है। लेवलिंग इफेक्ट मतलब लिमिट में आइडेंटिफाई कर दिया, लिमिट आइडेंटिफाई कर दिया कि लिक्विड अमोनिया में अगर आप इस तरह के मॉलिक्यूल्स लेके आते हैं तो उनका एक लेवल बन जाएगा और उसमें कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, दिस वन इज द लेवलिंग इफेक्ट। डिफरेंशिएशन इफेक्ट अभी जस्ट इसके बाद तुरंत डिफरेंशिएशन इफेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे ऑटो आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट में। ठीक है, सो दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। आइए अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, सेकंड स्लाइड। ओके,
फ्रेंड्स, तो ये सेकंड पार्ट है। इसमें क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। इससे पहले आपने देखा था लेवलिंग इफेक्ट और लिमिटेड इफेक्ट। ये आपका डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट का मतलब है यहाँ पर कि अगर कोई हम सॉल्वेंट ले रहे हैं किसी रिएक्शन को कराने के लिए, तो सेम एक ही सॉल्वेंट पे डिफरेंट प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स की आने लगे, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट में देखे, जैसे अगर आपने इन H2O लिया, अगर हम H2O वाटर मॉलिक्यूल एज ए सॉल्वेंट लिया, हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई HCl और HBr। हमें पता है HCl और HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है, इजिली आयनाइज हो जाएंगे और कंप्लीटली आयनाइज्ड होंगे। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन एरो जो मैंने बताया ये नॉन रिवर्सिबल है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन एरो को और यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा, अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो H2O में लिया तो H2O में जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन वही अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड में देखते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं तो कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। वहीं अगर HBr का कराते हैं तो लेस आयनाइज्ड इन कंपेयर टू HI। वहीं अगर हम HCl का कराते हैं लेस आयनाइज्ड इन कंपैरिजन टू HI एंड HBr। किसमें? इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो दो प्रॉपर्टी आ गई, H2O में HCl और HBr कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, लेकिन इन एसिटिक एसिड ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो पा रहे। वहीं अगर हम यहां पर देखें इन H2O, जैसे HNO3 हमने लिया, तो ये यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से HNO3 कंप्लीटली आयनाइज होगा। लेकिन यहां पर अगर वही हमने ऑक्सैलिक एसिड लिया, ऑक्सैलिक एसिड का अगर हम देखें तो H2O के साथ रिएक्शन करके COO नेगेटिव और 2H3O प्लस आए, लेकिन ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं है। इस मॉलिक्यूल के सम मॉलिक्यूल में भी एज सच रिमेन दैट विल नॉट कंप्लीटली आयनाइज। तो यहां पर जो हमारा होगा डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट जनरेट हुआ कि जैसे यहां पर है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड ने HI, HBr और HCl की प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट कर दिया, वैसे यहां पर इन वाटर सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन HNO3 और ऑक्सैलिक एसिड के प्रॉपर्टी में डिफरेंशिएट कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा H2O यहां पर और ये एसिटिक एसिड हमारे यहां पर डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है फॉर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसमें करेक्शन है, करेक्शन करके अब इसको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे यहां पर है कि H2O मैंने बता दिया, एसिटिक एसिड में मैंने बता दिया। अब यहाँ पर फिर H2O में HNO3 और ऑक्सैलिक एसिड दोनों है। हमें पता है HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड वीक एसिड है, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर किसने इनकी प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट किया? इसने H2O ने इस प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट किया फॉर द कंप्लीट आयनाइजेशन एंड नॉन कंप्लीट आयनाइजेशन। तो H2O इन दोनों के लिए एज अ डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है। वैसे ही अगर आप यहां पर देख लें, इन H2O, HCl, HBr, HI विल कंप्लीटली आयनाइज्ड। क्यों? क्योंकि H2O मॉलिक्यूल के अंदर ये आसानी से अपने प्रोटॉन को डोनेट कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। लेकिन वही अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो HI तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, HBr और HCl कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे। तो यहां पर किसने ये प्रॉपर्टी जनरेट की? ये यहां पर एसिटिक एसिड ने इनकी प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट कर दिया ऑफ आयनाइजेशन, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड यहां पर काम कर रहा है एज अ डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। वैसे यहां पर HNO3 और ऑक्सैलिक एसिड की प्रॉपर्टी को भी डिफरेंशिएट या कंप्लीट आयनाइज नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा? H2O नहीं कर रहा। H2O इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट फॉर जनरेटिंग डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट फॉर HNO3 एंड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने सॉल्वेंट सिस्टम और ऑटो आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है,